वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो देखिए, आज आपके समक्ष एक नई पी वाई क्यू सीरीज लाया हूँ। जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, ये वैसे तो सामान्य हिंदी की रहेगी, ठीक है। इसमें आपको हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ में जो लिटरेचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज है, कुछ एक परीक्षाओं के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जेबीटी टेट और एलटी हिंदी के लिए, एलटी टेट के लिए। तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा पूरे के पूरे लेक्चर को। इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट एचपी पुलिस और एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो ये ग्रामर के प्रश्न है, काफ़ी संभावना है कि आएंगे। तो आपके नियर डियर जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप ये लेक्चर सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको हिंदी ग्रामर के नोट्स और पी वाई क्यू की ई बुक या हार्ड कॉपी नोट चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन में यहाँ पर अगर आपको नंबर शो हो रहा है, तो उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी क्वेरी आपकी वहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो अवश्य नोट्स और पी वाई क्यू के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पी वाई क्यू से तात्पर्य है जितने भी हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं हुई है, चाहे जेबीटी टेट की हुई है, जेबीटी कमीशन की हुई है, एलटी टेट की हुई है, एलटी कमीशन की हुई है, उनके प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। भविष्य की कोई भी परीक्षा होगी तो वहाँ पर संभावना है कि ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अधिक समय नहीं लेंगे, तो सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, समास बताइए। यहाँ पर है भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है, तो वो पूछा गया है। भरपेट का समास विग्रह होगा भरपेट। भरपेट। भरपेट, इस तरह से, ठीक है। इसमें अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यव होता है तथा यही प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें और या अथवा का लोप पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं सीताराम, पाप पुण्य, रात दिन आदि। तो इसका आप ध्यान रखिए, भरपेट में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की होगी। तो सही जो विकल्प हो जाएगा, इंशा अल्लाह खां के द्वारा ये पंक्ति कही गई थी। देखिए, इंशा अल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल और मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू जी लाल इत्यादि, ये हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के वो रचनाकार थे जो जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ये ऐसे रचनाकार थे जो हिंदी भाषा में जो उर्दू निष्ठ हिंदी का प्रयोग को महत्व देते थे। और जो मुंशी सदा सुखलाल हो गए, जो इंशाअल्लाह खां हो गए, सदा सुखलाल हो गए, सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए, ये खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, ये क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा गया है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 41, इसमें क्या पूछा गया है। निम्न में से विशेषण क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। क्रिया विशेषण अवयव बताना है यहाँ पर 41 में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या क्या है इसमें, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। एक है कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे इसके उदाहरण है कभी कभी, प्राय, सदा, दिन भर, रात भर आदि। दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, कालवाचक का मैंने बता दिया, कभी कभी, प्राय, सदा, दिन भर, रात भर, ये है कालवाचक के उदाहरण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण जैसे कम, परिमाण, कम, अधिक, ज्यादा, परिमाण होता है ये। स्थानवाचक में होगा अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे।
रीतिवाचक में होगा धीरे, तेज, धीरे धीरे, अचानक, आधी। ठीक है, इसका आप याद रखना है, ये आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगला देखिए, कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण? 4 प्रकार के। तो निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण अवयव होगा 41 में, तो वो होगा राधा रात भर जागती रही। ये है आपका क्रिया विशेषण। जो ये राधा रात भर जागती रही, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, कालवाचक। अधिक मत बोलो वाक्य में मत निपात के रूप में प्रयुक्त है, परंतु मत रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 42, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी जीवनी है? जीवनी। तो 42 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा अवारा मसीहा। यह है जीवनी विधा की रचना। अवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा रचित एक रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित एक हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। इसके 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, और जो नीर का निर्माण है, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा होगी। आगे क्या है? 43 से लेकर 45 तक अपठित गद्यांश है, इसको देख लेते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उनका रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था। क्या है? उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी न किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना नहीं जानता। अतः अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। तो जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, इसके उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प धन और मनुष्य, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? आपने ऊपर से देख ही लिया। जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करे, उसकी पूजा होती है संसार में। अगला है 45, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से अभिप्राय है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, यह तात्पर्य। 45 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखिए 46, इसमें क्या पूछा है? शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प दिया गया है तो वो बताना है कौन सा है। तो जो अभ्यस्त है, ये कैसे लिखा जाता है? तो अभ्यस्त लिखा जाता है विकल्प सी के अनुसार, अभ्यस्त, ये होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 47, इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? 47। तो 47 का सही विकल्प हो जाएगा पैगंबर। जो पैगंबर है, ये तुर्की भाषा का नहीं है शब्द। 47 का ए। अगर ये पूछा जाएगा कि जो पैगंबर है ये तुर्की भाषा का नहीं है, तो बल्कि किस भाषा का है? तो ये हो जाएगा आपका अरबी भाषा का।
पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। जो पेड मेंबर होते हैं उनको पीडीएफ उनके व्हाट्सएप नंबर में ही सेंड कर दी जाती है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लेने। बेगम, चेचक, बारूद, ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखिए। फिर प्रश्न संख्या 48, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो 48 में जो सही हो जाएगा तो वो बताने हैं। तो सही जो विकल्प हो जाएगा 48 में, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। जल प्राण पुत्र, ये जीवन, जो जीवन शब्द है इसके अनेकार्थी होंगे। इसी तरह सार का अर्थ होता है तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, धैर्य आदि, ये भी याद रखिए आप। अगला प्रश्न देखिए 49, उपवाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष एक वाक्य दिया गया है, इसमें हमने उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो जो इसमें बताना है कि क्या, कौन सा उपवाक्य है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो 49 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य है इसमें। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इस वाक्य में जो कल आया था आश्रित उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है ये, ठीक है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें प्राय जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी होता है। अगला प्रश्न देखिए 50, इसमें पूछा गया है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूं। जो ध्वनि महाप्राण कहलाती हैं, महाप्राण से तात्पर्य होता है हाकार ध्वनि, हाकार ध्वनि, ठीक है, उसे कहा जाता है महाप्राण। इसमें वायु अधिक मात्रा में निकलती है या लगती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि अल्पप्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा यरलव अल्पप्राण ध्वनियां हैं। यरलव कैसी ध्वनियां हैं? अल्पप्राण। जैसे देखिए हम उच्चारित करते हैं यरलव, कम ध्वनि निकलती है ना, तो ये होते हैं आपके अल्पप्राण। जो महाप्राण होते हैं इसमें ज्यादा समय लगता है। तो दिए गए विकल्प में जो सही जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, ज। ज, ज जब हम उच्चारित करते हैं ज, तो देखिए कैसा ज्यादा समय लगता है ना। महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा, ये याद रखना आपने। एक आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप जेबीटी वालों की अच्छी स्ट्रेंथ रहती है तो इसके लिए हम सोच रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, ठीक है। अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे जेबीटी वालों के लिए, ताकि उनके लिए जो स्टडी मैटर हो वो उनके ग्रुप में ही सेंड किया जाता रहे, उन्हें दूसरे ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 51। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? व्या, रवैया, खवैया, डटैया, बचैया। तो 51 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सी, खवैया। खाना क्रिया में व्या प्रत्यय लगाने से खवैया शब्द बनता है। यह एक कृदंत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं से, क्रियाओं में लगते हैं। कहाँ लगते हैं कृदंत प्रत्यय? क्रियाओं में लगते हैं। इसके अतिरिक्त डांटना में अया प्रत्यय लगाकर डटया तथा बचाना में अया प्रत्यय लगाने से बचया शब्द बनते हैं।
तो दिए गए विकल्प में सही उत्तर कौन सा होगा? सी। अब देखिए, अगर हम डांटना में लगाएंगे कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। ये वाला कह रहा हूं मैं, इसमें भी यही होगा। अगला है, निम्न में से देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 52 का सही विकल्प हो जाएगा किंकर। जो किंकर है ये देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी निर्जर, त्रिदश, गिरबाण ये होंगे आपके देवता शब्द के पर्यायवाची। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किंकर का पर्यायवाची क्या है, या किंकर किसका पर्यायवाची है, तो सेवक का होगा, ये सेवक का। ठीक है, सेवक के अन्य पर्यायवाची पूछे जाएंगे तो इसमें होगा नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा आदि। अगला है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कौन होंगे साकेत महाकाव्य के रचयिता? 53 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो 53 का सही विकल्प हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य होगा साकेत। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण द्वारा रचित है। और जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम पूछा जाता है तो ये हो जाएगा रसिकेंद्र। गुप्त जी ने अपना गुप्त जी ने अपने अनंग्य हिंदी गीतिनाट्य में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष का चित्रण भी किया है। तो प्रश्न संख्या है 54, इसमें क्या पूछा गया है? गोधन चरती का संधि क्या है? तो इसका जो संधि हो जाएगा तो हो जाएगा आपका गौचरती। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प सी। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है, तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, ये आपने याद रखना है। फिर प्रश्न संख्या 55 देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये किसकी रचना हो जाएगी? हरिऔध जी की। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके द्वारा रचित ये रचना हो जाएगी। ये भी पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। इसी के साथ किशोरी दास बाजपेयी की रचना कौन सी है? तो इनकी जो रचना मानी जाती है, वैसे तो स्पेशल इनकी रचना इस टाइम मुझे याद नहीं था। हाँ, इनकी रचना है शब्दानुशासन। कौन सी है? शब्दानुशासन। और ये व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, हिंदी के व्याकरणाचार्य। और हिंदी वर्तनी विश्लेषण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि पर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, ये भी याद रखिए आप। अगला प्रश्न देखिए 56, इसमें क्या पूछा गया है? शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो जो शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध शब्द नहीं, शुद्ध वाक्य, वाक्य देख लेते हैं, हम सारे पढ़ लेते हैं। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर अगला प्रश्न, अगला क्या है यहाँ पर विकल्प? उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तीसरा क्या है? उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। और उस वन में सवेरे का समय, सवेरे सवेरे के समय का दृश्य गलत है ये। उस वन में सुबह के समय का, ये भी असंगत हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य, इतने लंबे चौड़े को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला है स्थावन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
तो जो 57 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, ओढ़ना। इसमें उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, 57 का जो सही विकल्प होगा डी, ओढ़ना। जबकि अपवाद में अप, पराजय, परा, प्रभाव ये उपसर्ग लगा सकते हैं, परंतु अपवाद में है, पराजय में है और प्रभाव में भी है। ठीक है, अपवाद में भी है, समझा रहा ना, अपवाद में अप होगा, पराजय में कौन सा होगा, परा, प्रभाव में कौन सा होगा, प्र। तो ये होगा विकल्प डी, स्थावन का। अगला प्रश्न देखिए 58 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। 58 का जो सही विकल्प होगा तो सही जो विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द होगा। किन्नर, अंतरी, अपरिग्रह ये होंगे आपके पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द के कुछ और उदाहरण आपको बता देता हूं, अरहर, अवज्ञा, चिकित्सा, चेचक, टकसाल, फरियाद। तो प्रश्न संख्या है 59, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह, तो सही जो विकल्प होगा विकल्प ए, 59 का ए, रत्नावली के द्वारा ही रचा गया है। अगला प्रश्न है, लिंग बताइए 60, मनगढ़ंत का लिंग। तो 60 का जो सही विकल्प हो जाएगा, मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, इसलिए इसे कहेंगे उभयलिंगी। उभयलिंगी का, उभयलिंगी की परिभाषा क्या होती है, जो जिस विशेष्य के साथ प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं उभयलिंगी। अगला है 61, वाक्यांश का एक शब्द बताइए। वाक्यांश क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहा जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्मम। क्या, निर्मम। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए क्या शब्द कहेंगे, निर्दयी। निर्दयी। उत्तर तो हमारा विकल्प ए में ही है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए जिसके मन में डर नहीं है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निर्भय। अगला है 62, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो सीधा हम उत्तर देख लेते हैं 62 में, तो वो हो जाएगा आपका, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। तो यहां पर जो जो उत्तर होगा तो वो होगा डी। क्यों, क्योंकि देखिए जो किस तरह से इसका प्रयोग होना था, प्रिय महाशय, ये कॉमा नहीं लगना था, यहां पर आना था प्रिय महाशय विस्मयादि बोधक चिन्ह, मैं आपका आभारी हूं, ये होता सही उत्तर। बाकी मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं है, ये सही है। बहुत दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, ये भी सही है। और यहाँ पर अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाए तो ये भी सही हो जाएगा, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। तो सही जो उत्तर होगा 62 का होगा डी। फिर प्रश्न संख्या है 63, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो उसका तो उत्तर देना है। तो 62 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सी, भ। महाप्राण, अल्पप्राण, दो प्राण माने जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, हमने पहले भी किया है ये। तो इसकी थोड़ी सी आपको व्याख्या देता हूं। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ, जो मैंने बताया दूसरा
और चतुर्थ व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं महाप्राण। इनमें देखिए जब भी हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो वायु होती है अधिक निकलती है या समय अधिक लगता है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। त द म ये होंगे अल्प प्राण व्यंजन। अगला है 64। अघोष वर्ण कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प ए प। प अघोष वर्ण है। अगर पूछी जाए परिभाषा अघोष की, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व तीसरा वर्ण और श स स अघोष वर्ण कहलाते हैं। लिख लेता हूं। प्रत्येक वर्ग का पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय वर्ण। इसी के साथ श के साथ श पेट फटा श स ये होते हैं अघोष वर्ण। इसकी परिभाषा भी बता दी, ये भी बता दी, दोनों का आपको उत्तर पता होना चाहिए। अब बाकी घ ब ग ये होंगे घोष वर्ण। अगला देखिए 65। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ्य वर्ण। तो 65 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी अ। ये कंठ्य वर्ण होता है। कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? अ आ अं क ग घ घ ण एवं ह आते हैं कंठ्य वर्ण में। अगला है 66। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से जो रूढ़ शब्द हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? नाक। नाक है यहाँ पर रूढ़ शब्द। अगर आपसे पूछा जाए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, पहले तो आपको बता दूं नाक होगा रूढ़ शब्द और बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, रुकिए। हाँ ठीक है, इससे ठीक दिखाई देगा। बनावट बनावट के आधार पर जो हो जाएंगे आपके यहाँ पर तीन आधार हो जाएंगे। बनावट के आधार पर शब्दों के बनावट के आधार पर शब्द लिख लेता हूं मैं। बनावट के आधार पर शब्द होंगे तीन प्रकार के। चेंज हो गया ना? ये होंगे तीन प्रकार के। अब पूछा जाएगा कौन कौन से हैं, तो वो भी बता देता हूं। अब देखिए पहला हो गया रूढ़। पहला हो गया रूढ़। दूसरा हो गया यौगिक।
दूसरा यौगिक हो गया। तीसरा पूछेंगे तो ये होगा योग रूढ़। योग रूढ़। तो ये तीन होंगे बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। अगर बात करें यहाँ पर रूढ़ शब्द क्या होते हैं, परिभाषा में लिखाऊंगा, आपको लिखना है खुद आपने। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र होते हैं ये, और ये रूढ़ कहलाते हैं। लिख लेता हूं कौन कौन से है इसमें। देखिए रूढ़ में कौन कौन से आएंगे आपके। एक तो ऊपर ही आ गया नाक। नाक। और दूसरा क्या है, कान। नाक, कान, मुंह, दांत, गला, पेन, ये ठीक है। और कलम, पेन कलम एक ही बात है ना। आम, सेब, रास्ता, फल, ये ठीक है। यौगिक कौन से होंगे, यौगिक। यौगिक होंगे जो शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार इत्यादि। जो शब्दों के योग से, योग होता है जमा होने से, छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार। और जो योग रूढ़ में कौन से आएंगे, जो शब्द दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे दो शब्दों के योग से तो यौगिक भी बनते हैं परंतु उनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे छात्र जमा आवास। छात्र जमा आवास का तात्पर्य होता है जहां पर छात्रों का आवास हो उसे हॉस्टल कहा जाता है। विद्या जमा अर्थी। विद्या को ग्रहण करने वाले को कहा जाता है विद्यार्थी। दूध वाला, अच्छा दूध को बेचने वाला या जिसके पास दूध होता है उसे दूध वाला कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से योगरूढ़ भी है, दो शब्दों के मेल से बनता है, परंतु जब भी इसका दो शब्दों के मेल से, जब दो शब्दों की जब ये मेल से बनता है इसका अपना जो सामान्य अर्थ होता है वो खत्म हो जाता है। कोई तीसरा ही अर्थ ये निकालता है। जैसे पंकज। पंकज का जब हम, ये देखिए जब हम इसे जमा करेंगे तो इसका अलग से अर्थ निकलेगा पंकज। पंकज। वैसे तो पंकज का अर्थ निकलता है कीचड़, ठीक है, कीचड़। तो वास्तव में ये पंकज का अलग अर्थ निकलता है। जैसे ठीक है। अगला देखिए पीतांबर। पीतांबर का भी नॉर्मल से अगर हम अर्थ निकालें तो ये निकलेगा पीले बस्तर वाला पीतांबर। ये भी अपना अर्थ निकालता है। और चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ होता है चार भुजाओं वाले, परंतु ये चतुर्भुज अलग अर्थ निकालता है, ठीक है। ये सारे जो अर्थ निकालते हैं अलग से इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जो चीजें यहाँ पर लिखवाई मुझे पूर्ण आशा है कि ये आपको समझ आ गई होंगी। फिर प्रश्न संख्या है 67। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा तो बताइएगा रत्नाकर का संधि विच्छेद कौन सा है। रतन धन आकर। रतन धन आकर, तो विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखिए 68। प्रतिमान में समास है तो बताइएगा जो प्रतिमान शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो 68 का जो हमारा यहाँ पर सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास है प्रतिमान में। कौन सा, अव्ययी भाव समास। प्रतिमान की मैंने आपको अव्ययी भाव समास की मैंने पहले आपको परिभाषा दे दी है। तो अधिक यहाँ पर क्या करवाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 69। यहाँ पर आपसे पूछा गया है परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा ये बताना है यहाँ पर। तो 69 का जो सही विकल्प हो जाता है तो वो हो जाएगा विकल्प डी, ये वाला परिक्रमा।
69 का डी। अगला है 70, भलाई में प्रत्यय है। तो बताइएगा भलाई में प्रत्यय कौन सा होगा। 70 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। भलाई में आई प्रत्यय है। कौन सा आई प्रत्यय है भलाई में। जैसे देखिए यहाँ पर और भी चीजें बता देता हूँ। भलाई, पढ़ाई, सिलाई, ये तीनों होंगे आई प्रत्यय वाले। कौन से आई प्रत्यय वाले। इसी प्रकार से जो परि उपसर्ग है ये कहाँ कहाँ पर आता है। परिभ्रमण, परिधि, परिशीलन आदि में। फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ। लिख लेता हूँ यहाँ पर। हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए ऑनलाइन बैच शुरू किए गए हैं। एलटी कमीशन के लिए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो एलटी टेट या फिर एलटी कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दे दिया गया स्क्रीन पे, इस पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। एलटी टेट के लिए भी एलटी कमीशन के लिए दोनों के लिए हमारे ऑनलाइन बैच चले हुए हैं। इससे पहले भी हमारे कई बैच चले थे एलटी टेट के लिए। तो हमेशा जब भी बैच चलता है तो बच्चे हमेशा सफलतापूर्वक अपने टेट को क्रैक कर लेते हैं। आप ही या फिर अगर आपके नियर डियर कोई है जो एलटी टेट की परीक्षा को क्रैक करना चाहता है तो हमारे बैच में एनरोल हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो देखिए हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं। हार्ड कॉपी नोट्स भी अब अवेलेबल हैं एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इन नोट्स को परचेज करना चाहता है तो जो नंबर यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पे तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जेबीटी वालों के लिए ग्रामर के नोट्स अवेलेबल हैं और आप भी इन्हें परचेज कर सकते हो अगर परचेज करना चाहते हो तो। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 71, इसमें क्या पूछा गया है 71 में। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है वो बताना है यहाँ पर 71 का। तो 71 में जो सही विकल्प हो जाएगा तत्सम। तत्सम तद्भव देशज विदेशज मैंने बताया है ना आपको, तो वही है तत्सम होता है संस्कृत से हूबहू जो लिया गया है। तो आलस्य आपको दिखता ही है, ये तत्सम होगा। आम, आग, आसरा ये आपके तद्भव होंगे। तत्सम तद्भव, तद्भव ये याद रखना है। और आलस्य के साथ साथ उज्जवल, अग्नि, कपूर, वायु ये भी आपके तत्सम होंगे। फिर है तद्भव शब्द 72। निम्न में से कौन सा तद्भव है। चूर्ण तत्सम है, छिद्र तत्सम है, ज्ञान तत्सम है, छत, जो छत होगा 72 में ये होगा आपका उत्तर। छत जो है ये होगा तद्भव, ठीक है। उत्तर ये हो जाएगा। यहां पर और भी देखिए उदाहरण। उजला, कपूर, आग ये होंगे तद्भव या तत्सम, वो तत्सम होंगे जो मैंने अभी बताया। प्रश्न संख्या 73, इसमें क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है ये बताना है। तो 73 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा खिड़की। खिड़की होगा देशज शब्द। आग, बच्चा, फूल ये देशज नहीं है। इसमें देखिए थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी ये सारे के सारे होंगे आपके देशज शब्द। कैसे देशज शब्द। फिर है 74, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द। तो 74 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अमीर। ये होगा विदेशी शब्द, अर्थात विदेश से आए हुए शब्दों को विदेशी कहा जाता है। इसी के साथ ये भी याद रखिए, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी ये होंगे विदेशी, विदेशी भाषा से आए हैं। अगला प्रश्न है 75, इसमें क्या पूछा गया है। निम्न संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है।
तो जो पुराना है ये होगा, जो पुराना है ये होगा आपका संज्ञा शब्द। तो 75 का जो सही विकल्प हो जाएगा, नहीं माफ करिए ये नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ, पुराना कैसा हो गया, गंगा। जो गंगा है ये होगा इसका उत्तर, गंगा है आपका संज्ञा शब्द, ये नहीं है, गंगा होगा यहाँ पर। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। संज्ञा होती है 5 प्रकार की। जेपीटी वालों के लिए थोड़ा सा खास करके बता रहा हूँ, बाकी एलटी वालों को तो पता ही होगा ये। अगर पूछा जाएगा कौन सी है, पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी कौन सी है, जातिवाचक, तीसरी है द्रव्यवाचक, चौथी है समूहवाचक और पांचवी है भाववाचक। तो अगर बता दूं यहाँ पर व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आएंगे, राम, गंगा, पटना, ये होंगे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में होगा नदी, पर्वत, देश, महासागर। द्रव्यवाचक में होगा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। समूहवाचक में होगा टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। भाववाचक में होगा मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया। तो ये रखना है आपने याद, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला लेक्चर था खासकर में ये, जैसे जो जेबीटी वाले हो गए, दूसरी परीक्षा जो हिमाचल प्रदेश में ग्रामर से संबंधित होती है उनके लिए भी लाया था। एलटी टेट वाले के लिए तो लाता ही रहता हूँ, जेबीटी वाले इस तरह से अगर आप चाहते हैं लेक्चर लाए जाते रहें आपको, तो अपना अच्छा रिस्पॉन्स देना, मैं इसी तरह के लेक्चर आपको हिंदी ग्रामर के लाता रहूँगा। ठीक है, कोई अगर अधिक क्वेरी होगी आपकी तो जो यहाँ पर नंबर दिया गया है इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर नोट्स इत्यादि चाहिए आपको जेबीटी के, तो हम स्पेशल आपको बोल रहा हूँ ग्रामर, और ग्रामर के नोट्स होते हैं जो टॉपिक वाइज वो भी मिल जाएंगे, और जो अगर आपको चाहिए पीवाईक्यू पर आधारित वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों तरह के नोट्स अवेलेबल है, हार्ड कॉपी पे मिल जाएंगे आपको ये। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।